गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहार इलेक्टोरल रोल रिवीजन। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है इलेक्टोरल रोल्स के बिहार में, उसे रोकने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है ईसीआई को कि वो कंसिडर कर सकते हैं आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड्स को वेरिफिकेशन पर्पसेस के लिए, लेकिन ऐसी कोई जजमेंट नहीं दी गई है कि ऐसा करना ही पड़ेगा उन्हें। तो ये स्पेशल रिवीजन जो चल रही है, एक इलेक्टोरल रूल्स दोबारा बनाए जा रहे हैं हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करके बिहार में। जो लोग 2003 से पहले इलेक्टोरल रोल्स में लिस्टेड हैं, उन्हें तो सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट रोल दिखाना होगा उनको, और कोई प्रूफ नहीं सबमिट करना है। लेकिन जो 2003 के बाद आए हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल रोल्स जिन्होंने बनाए हैं, जिनके एपिक कार्ड्स बने हैं, उन्हें कोई ना कोई एक प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट दिखाना है ताकि वो अपनी बर्थ प्लेस और डेट का जो है वो प्रूफ दे सकें। तो काइंड ऑफ ये सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन प्रोसेस भी साथ के साथ चल रहा है, ठीक है। तो पटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो है वो बहुत ही क्लोज टाइम किया गया है इलेक्शंस के। उन्होंने कहा कि डीलिंकिंग हो रिवीजन एक्सरसाइज की फ्रॉम इलेक्शन प्रोसेस। उन्होंने कहा कि आधार को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया आइडेंटिटी या फिर सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स में। तो कंसर्न्स हैं, सिटीजनशिप स्क्रीनिंग की जा रही है ये, ठीक है। पटिशनर्स ने कहा कि कोई जो लैक ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से बहुत सारे जेन्युइन वोटर जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। बिहार गवर्नमेंट का सर्वे कहता है कि मोस्ट वोटर्स डिड नॉट पोजेस जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट जो ईसीआई मांग रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ईसीआई का ये अधिकार है कि ये स्पेशल रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन कहा कि अगर कुछ वायलेशंस हुई तो हम इंटरवेन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को कहा कि आप आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड्स को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो फाइनल डिसीजन है वो कमीशन की विजडम पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इन केस अगर आप इसको इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सक्लूड करते हो तो हमें आप बाद में रीजंस बताना कि क्यों एक्सक्लूड किया गया इसे। अब अगर हम आधार कार्ड का डेटा देखें, आधार कार्ड लगभग 88% ऑफ बिहार की पॉपुलेशन के पास है। सैचुरेशन लेवल जो है वो 94% तक पहुंच चुका है स्टेट में, मतलब जो एलिजिबल पीपल फॉर आधार हैं। कुछ तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि पॉपुलेशन से 20% ज़्यादा, मतलब 120% जो है वो वहाँ पर आधार रजिस्टर्ड हैं, मतलब कि प्रोजेक्शन से ज़्यादा वहाँ पर कवरेज की गई है। तो यहाँ पर ही थोड़ी गड़बड़ी लगती है, इसीलिए ही ईसी जो है वो उसकी रिवीजन कर रहा है। तो अब हम देखें वोटर आईडी। वोटर आईडी जो है वो कंपल्सरीली आपको पता है सभी एनरोल्ड वोटर्स को या फिर इलेक्टर्स को दिया जाता है। बिहार के पास 7.89 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, लगभग सभी के पास एक ना एक वोटर आईडी कार्ड है। अभी उसको प्रेजेंटली आइडेंटिफिकेशन के यूज़ किया जाता है, एलिजिबिलिटी के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। अब राशन कार्ड देखें तो 2/3 ऑफ बिहार की पॉपुलेशन के पास राशन कार्ड भी है। 1.79 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं वो उसमें लगभग 8.71 करोड़ बेनिफिशरीज आते हैं। इजीली एक्सेसिबल होता है ये, और लो इनकम और मार्जिनलाइज ग्रुप्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है, कोई जो है उसमें एडिशन भी हो सकती है। आधार जो है वो कंक्लूसिव नहीं है सिटीजनशिप के लिए, इसलिए वो मैंडेटरी नहीं है, ईसीआई ने कहा है ये सब। तो ईसीआई ने कहा है कि उनका कोई इंटेंट नहीं है कि वोटर्स को आर्बिट्रेरीली वो रिमूव करे। एक्सक्लूजन सिर्फ तभी होगी जब लॉ उसकी इजाज़त देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ईसीआई की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी और रिवाइज करने की इलेक्टोरल रूल्स की जो उनकी पावर है उसको अपहोल्ड किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तलाश इनिशिएटिव। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की, उन्होंने तलाश इनिशिएटिव शुरू किया है, जो कि एक नेशनल प्रोग्राम है सपोर्ट करने के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो इसको नेस्ट्स ने मिलकर यूनिसेफ इंडिया के साथ इसको लॉन्च किया है ताकि एजुकेशन और पर्सनल ग्रोथ जो है ट्राइबल स्टूडेंट्स के अक्रॉस द कंट्री इम्प्रूव हो सके। तलाश जो नाम है वो एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस, लाइफ स्किल्स और करियर क्लैरिटी को दिखाता है। ये पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो स्पेसिफिकली ट्राइबल स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस्ड है। लगभग 1,38,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे बेनिफिट लेंगे। एक इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है ताकि इन स्टूडेंट्स को एसेंशियल टूल्स के साथ इक्विप किया जा सके, प्रमोट की जा सके सेल्फ अवेयरनेस, और ताकि वो इन्फॉर्म्ड करियर चॉइसेस ले सकें, बिल्ड कर सकें एसेंशियल लाइफ स्किल्स। तो इस इनिशिएटिव में साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स, करियर काउंसलिंग, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम मॉड्यूल्स, ई लर्निंग फॉर टीचर्स, ये सब जो है ऑफर किया जाएगा।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं जोनल काउंसिल्स। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने रिसेंटली कहा है कि जोनल काउंसिल्स जो है वो अब सिर्फ डिस्कशन फोरम्स ही नहीं बल्कि इंजन्स ऑफ कॉपरेशन बन चुके हैं। 83% जो इश्यूज जोनल काउंसिल्स में लिए गए एड्रेस करने के लिए वो रिजॉल्व भी हुए हैं। तो ये जोनल काउंसिल्स का आइडिया जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 1956 में जो है वो इनिशिएट किया था। ये जोनल काउंसिल्स जो हैं वो स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं। 5 जोनल काउंसिल्स को सेटअप किया गया था 1957 में और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर इन्हें सेटअप किया गया था। ये कॉमन मीटिंग ग्राउंड देते हैं स्टेट्स को और यूटीज़ को कि हर जोन में कि वो इंटर स्टेट और रीजनल इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। अब 5 तरह के हैं ये जोनल काउंसिल्स, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न रीजन के लिए। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ के लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के अंदर। हर जोनल काउंसिल की एक एडवाइजरी बॉडी है जो एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स ऑफ ईच स्टेट को जो भी पर्टिकुलर मैटर जो इसमें एड्रेस करना होता है। अब इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो वाइस चेयरपर्सन एक्ट करते हैं बाय रोटेशन, ठीक है। जो जैसे समझ लो एक जोन में जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो टर्न बाय टर्न एक एक करके वाइस चेयरपर्सन बनेंगे इसके। और मेंबर्स इसके होते हैं चीफ मिनिस्टर के अलावा 2 और मिनिस्टर्स जो कि गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। हर जोनल काउंसिल में एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है जिसमें चीफ सेक्रेटरीज या होते हैं जोनल काउंसिल्स के। और फिर सीनियर ऑफिसर्स जो हैं नीति आयोग के, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी एसोसिएटेड रहते हैं इन मीटिंग्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रिसेंटली एक ECIR रिपोर्ट जो है वो रजिस्टर की है अगेंस्ट 29 इंडिविजुअल्स जो इलीगल बैटिंग एप्लीकेशंस को प्रमोट करते हैं। तो ECIR एक फॉर्मल एंट्री है कंप्लेंट जो कि लॉन्च की जाती है ED द्वारा। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ED की प्रोसीडिंग्स का जिसमें कि अटैचमेंट ऑफ असेट्स और अरेस्ट किया जाता है। क्योंकि PMLA में कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफ ECIR मैंडेटरी नहीं है इसलिए इसको नॉन स्टेचुटरी डॉक्यूमेंट माना जाता है। लेकिन फिर भी ECIR लॉन्च की जाती है कोई भी एक्शन जब PMLA के अंदर ED लेता है तो इसको हम मान सकते हैं FIR की तरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ECIR जो है वो FIR को हम इक्वेट नहीं कर सकते, इसीलिए ED को कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि वो कॉपी ऑफ ECIR जो है अक्यूज को दे। अब ED क्या है? ये एक डोमेस्टिक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये रिस्पॉन्सिबल रहती है इन्फोर्स करने के लिए इकोनॉमिक लॉज और फाइट करने के लिए इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है ऑफ कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एमिड API। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गूगल ने रिसेंटली एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड इवेंट डिटेक्शन API लॉन्च किया है ताकि इन्फॉर्मेशन जो है क्रॉप्स और फील्ड एक्टिविटी की अक्रॉस इंडिया दी जा सके। ये एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ओपन सोर्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है जो कि गूगल ने लॉन्च किया है। और ये एक फील्ड लेवल क्रॉप डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। और ये जो है टाइप ऑफ क्रॉप कैसी है एक गिवन फील्ड पर, क्रॉप सीजन कौन सा है, फील्ड का साइज़ कैसा है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या है उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी की फॉर द लास्ट 3 ईयर्स उस पर्टिकुलर एरिया में। ये सब इंसाइट्स देगा ताकि एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जो है फार्म्स पर इंप्रूव हो सके, ठीक है। और इवन प्रेडिक्ट भी कर देगा क्रॉप की हार्वेस्ट वॉल्यूम। तो गूगल जो है इस डेटा को एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के साथ शेयर करेगा और ये हर 2 वीक्स में रिफ्रेश हुआ करेगा डेटा, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अर्थ इंटेलिजेंस। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गार्टनर जो है उन्होंने फोरकास्ट किया कि अर्थ इंटेलिजेंस से जो है $20 बिलियन का रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है टेक्नोलॉजी और सर्विस प्रोवाइडर्स को थ्रू 2030। तो ये अर्थ इंटेलिजेंस क्या है? बेसिकली आप AI का यूज़ करते हुए अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा को यूज़ कर रहे हो ताकि सोल्यूशन स्पेसिफिक टू इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस फंक्शंस जो है वो दिए जा सके। तो डेटा कौन सा होगा? सैटेलाइट इमेजरी या रिमोट सेंसिंग डेटा, ठीक है। तो इससे जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा को आप का जो रॉ डेटा है उसको आप एक्शनेबल इनसाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि फॉलन ट्रीज जो कि रेल रोड्स को ब्लॉक कर रहे हैं आफ्टर अ स्टॉर्म, या फिर टेम्परेचर ऑफ एवरी मेटल रिफाइनरी, ठीक है, ग्लोबल प्रोडक्शन को असेस करने के लिए, व्हीकल्स को काउंट करना ट्रैफिक पैटर्न्स को समझने के लिए, या सी कार्गो को ट्रैक करना, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा हर एक इंडस्ट्री को जो कि रैपिडली मूव करती है और गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट सेक्टर सबके लिए इन्फ्लुएंशियल रहेगा।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया गया है, मतलब कल मनाया गया है। और इस बार का थीम था एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। तो ये यूएन का एक इनिशिएटिव है जो अवेयरनेस जनरेट करता है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ। वर्ल्ड पॉपुलेशन इस टाइम पर 8.2 बिलियन है। और ये जो डे है इसको गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1989 में अप्रूव किया था। सबसे पहला ये बनाया गया था 1990 में। तो अगर हम देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो पिछले 20th सेंचुरी से 3 गुना बढ़ चुकी है, 8.2 बिलियन पहुंच चुकी है और ये 10.4 बिलियन पर जाकर पीक करेगी मिड 2080s में। इंडिया ऑफ कोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने एक्सेलरेट कर दिया है प्रोसेस कि वो प्रोक्योर करना चाहते हैं 87 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स लोकल मैन्युफैक्चरर्स से। तो ये 30 घंटे तक जो है फ्लाई कर सकते हैं 35,000 फीट की ऑल्टीट्यूड तक पे। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस के लिए सभी तरह के टेरेन में ये हेल्पफुल रहेंगे और सी और लैंड बॉर्डर्स दोनों पर हमें हेल्प करेंगे। ये ड्रोन्स जो है वो सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ तीनों सर्विसेज की एनहेंस करेंगे और रियल टाइम मॉनिटरिंग और ऑपरेशनल रेडीनेस अक्रॉस क्रिटिकल एरियाज हमें जो है वो बढ़ाएंगे हमारी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Supreme Court on Bihar electoral roll revision. This topic is important for your polity section. So Supreme Court of India has declined to stay the Election Commission of India's special intensive revision of electoral rolls in Bihar, and the court has urged ECI to consider Aadhaar, voter ID and ration card for verification purposes. So what is this de novo what is this electoral roll revision exercise? So it's a de novo, a fresh preparation of electoral rolls through house to house verification. So those who were listed on the 2003 electoral rolls need to submit only an extract from that roll, but those who are enrolled after 2003, they must submit one or more of 11 prescribed documents and a pre-filled enumeration form to establish birthplace and date, indirectly serving as a citizenship determination process. So petitioners have argued that electoral roll revision is timed too close to the November 2025 Bihar Assembly elections, and they have therefore demanded delinking of the revision exercise from the election process. They have also objected to the exclusion of Aadhaar from the accepted list of identity or citizenship documents. They have raised concerns of citizenship screening under the guise of voter verification. Petitioners have also warned that lack of accepted documentation could exclude genuine voters. Even a Bihar government survey has reportedly revealed that most of the voters did not possess the required certificates which are being sought by ECI. Court has allowed ECI to proceed with this exercise, but it has urged ECI to consider Aadhaar, voter ID and ration cards. But of course, the final decision has been left to the commission only. Court has said that in case the EC does not include these documents, then they would have to provide the reasons to the court for the same. So what is the accessibility of suggested documents in Bihar? For Aadhaar card, it is available to over 88% of Bihar's population. If we look at the saturation level, that is eligible people with Aadhaar, it stands at about 94% across the state. But the problem lies in certain districts like Kishanganj and Katihar, which have saturation above 120%, which indicates a coverage which is exceeding even projections. So what about voter ID? So it has been issued, they are issued compulsorily to all enrolled electors. Bihar has 7.89 crore registered voters, almost all of whom hold a voter ID. They are used presently only for identification, not for eligibility verification. What about ration cards? They cover about 2/3 of Bihar's population. 1.79 crore ration card holders cover around 8.71 crore beneficiaries. They are easily accessible to low income and marginalized groups also. So Election Commission of India has listed 11 documents that it has said that it is not exhaustive and there is room for addition also. Aadhaar is not conclusive for citizenship, therefore it is not mandatory. ECI has also claimed that it has no intent to remove voters arbitrarily. Exclusions will happen only if required by law and supported by evidence. So therefore, we can say that Supreme Court has upheld ECI's constitutional autonomy in revising the electoral rolls, but it has emphasized accountability and transparency.
So the next topic is Talash Initiative. This topic is important for your social issues. So National Education Society for Tribal Students, which is an autonomous organization under Ministry of Tribal Affairs, has launched this Talash Initiative, which is a national program to support the all-round development of students in Eklavya model residential schools. So this was launched by NESTS in participation with or in partnership with UNICEF India. The aim is to improve both the education and personal growth of tribal students across the country. The name Talash reflects a focused search for self-awareness, life skills, and career clarity among tribal youth. This is first of its kind initiative, and it is aimed specifically to tribal students. It is expected to benefit about 1,38,000 students. So it's an innovative digital platform designed to equip EMRS students with essential tools. It also promotes self-awareness, and it will help students to make informed career choices, build essential life skills. So this initiative will offer psychometric assessments, career counseling, life skills, and self-esteem modules, e-learning for teachers as well. Okay. So the next topic is Zonal Council. This topic is important for your polity section. So Union Home Minister has recently said that zonal councils have transformed into being mere discussion forums to engines of cooperation now, and they have resolved 83% of the issues which were taken up in the meetings. So zonal councils were mooted by the first Prime Minister of India in 1956. They are the statutory bodies. These 5 zonal councils were set up in 1957. They provide a common meeting ground to the states and UTs in each zone for resolution of interstate and regional issues. So we have northern, central, eastern, western, and southern zonal councils. For the northeastern states, the concerns are looked after by the Northeastern Council, which has been set up under the Northeastern Council Act of 1972. Each zonal council is an advisory body, and it advises the central government and the governments of each state concerned as to the action to be taken on any matter. So the chairperson is the Union Home Minister. Chief ministers of each state included in each zone act as the vice chairperson of the zonal council for that zone by rotation. So the members include chief minister and 2 other ministers as nominated by the governor. Each zonal council has set up a standing committee consisting of chief secretaries of the member states of the respective zonal councils. Senior officers from the Niti Aayog, central ministries, and state governments are associated with the meetings depending upon necessity. Okay. So the next topic is Enforcement Case Information Report. This topic is important for your governance section. Enforcement Directorate has registered an Enforcement Case Information Report against 29 individuals for promoting illegal betting applications. What is an ECIR? It's a formal entry of the complaint lodged by the Enforcement Directorate. It serves as a starting point for ED's proceedings, including the attachment of assets and arrests. Since the PMLA does not necessitate the registration of ECIR, it is considered as a non-statutory document. However, as per the practice of ED, ECIR is lodged before taking any action under the PMLA Act. ECIR is similar to FIR, but the Supreme Court has clarified that it cannot be equated with an FIR. Therefore, ED is not legally bound to provide a copy of ECIR to the accused. So, what is ED? It's a domestic law enforcement agency and economic intelligence agency. It was established in 1956 with the headquarters at Delhi. It is responsible for enforcing economic laws and fighting economic crimes in India. It comes under the review of or purview of Department of Revenue. So the next topic is AMED API. This topic is important for your economy section. So Google has recently launched this agriculture monitoring and event detection API, which provides information on crops and field activity across India. So AMED is an artificial intelligence based open source application programming interface launched by Google, which provides field level crop data. It details the type of crop on a given field, crop season, and the field size, and it also provides historical information about the agricultural activity on it for the last 3 years. These insights can help significantly improve agricultural management on farms, and it also addresses the specific need of each crop as well as predict crops harvest volume. Google will be sharing the AMED API for agricultural startups. AMED API data is also refreshed nearly every 2 weeks. Okay. So the next topic is Earth Intelligence. This topic is important for your economy section. So Gartner has forecasted that Earth Intelligence will offer a $20 billion new revenue growth opportunity for technology and service providers through 2030. So Earth Intelligence indicates the application of AI to Earth observation data by combining data from satellite imagery and remote sensors with social, economic, and policy information. It encompasses gathering and providing Earth observation data. It will transform raw data into actionable insights. It can identify falling
fallen trees blocking railroad tracks after a storm, monitor the temperatures of every metal refinery to assess global production. It can count vehicles to analyze traffic patterns and consumer trends, and it can also track sea cargo to evaluate shipping activity. So it would significantly impact every industry as it rapidly moves from government to the private sector. So the next topic is World Population Day 2025. This topic is important for your social issues. This year's World Population Day has taken place on 11th July 2025 with the theme Empowering Young People to Create the Families They Want in a Fair and Hopeful World. So World Population Day is a UN initiative aimed to raise awareness about the challenges and opportunities of global population growth. While the world population now surpasses 8.2 billion, the day highlights the importance of sustainable development. Okay, so this day was established by the then governing council of the United Nations Development Program in 1989, and the first such day was celebrated in 1990. The world's population has increased by over 3 times since the middle of 20th century. The population is predicted to peak at 10.4 billion in the middle of 2080s, and India leads globally with 1.46 billion people. So the next topic is medium altitude long endurance drone. This topic is important for your security section. So India has accelerated the procurement of 87 medium altitude long endurance drones from local manufacturers. These drones have the capability to fly over 30 yards at a maximum altitude of at least 35,000 feet. They are important for intelligence, surveillance, and reconnaissance in all kinds of terrain. These will enhance surveillance along its sea and land borders. They will enhance the surveillance capabilities of all our three services. The procurement of these drones is aimed to bolster real-time monitoring and operational readiness across critical areas. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.